हेलो बच्चों। हाँ बेटा देखो, तो मैं आपको नीट का फाइनल रिवीजन करवाने वाली हूँ जिसमें आपकी जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों रहेंगी। और देखो, अगर आपने ये रिवीजन मेरे साथ बेटा पूरा कर लिया तो आपके बेटा 360 आउट ऑफ 350 किसी ने नहीं रोके हैं, ये गारंटी देती हूँ बेटा मैं। क्योंकि ये जो मैंने प्लान बनाया है आपके रिवीजन का, ये बेटा खुद बहुत मतलब सोच समझ के मैं लेके आ रही हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फाइनल रिवीजन फॉर नीट 2026 आपका फर्स्ट चैप्टर है दी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बेटा आपको दिया गया है, सबसे पहले आपका देखो है दो क्वेश्चन दिए गए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ और व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, देखो इसको आपके साइंटिस्ट ने जो है मतलब एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं किया गया है। फिर अब बारी आती है व्हाट इज लिविंग। तो देखो व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। लिविंग को डिफाइन करने के लिए बेटा देखो न्यू एनसीईआरटी में जो है हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है और नीट में पूछ लेते हैं, है ना। तो देखो लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और आपका है कॉन्शियसनेस। फिर है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका एक है मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो आपकी एनसीईआरटी में बेटा दिया गया है, जो इधर लिखते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक तरफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीन्स होता है जो बेटा 100% मतलब लिविंग को ही अप्रोच करें, यानी जो 100% लिविंग जिसमें नॉन लिविंग नहीं आएंगे, और जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी लिविंग की है। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी तो है लिविंग की, लेकिन उसमें प्रॉपर बेटा लिविंग नहीं आते, लिविंग और नॉन लिविंग को दोनों को रख दिया जाता है। और एक में सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसमें केवल लिविंग ही आएंगे, नॉन लिविंग नहीं आ सकते हैं, है ना। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग और इसमें फीचर ऑफ लिविंग। देखो अब ग्रोथ बेटा किसमें होती है, लिविंग में होती है, यस होती है। नॉन लिविंग में होती है, यस होती है। तो ये बेटा क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, लेकिन क्या है लिविंग का फीचर है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में तो बेटा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अभी मैं आपको डिटेल समझाऊंगी, पहले इधर देख लो। तो ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन लिविंग का फीचर है रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बेटा क्या है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये नॉन लिविंग में नहीं होती है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं। अब देखो ये बेटा नोट डाउन, साथ साथ आप लोग क्या करना, इसको नोट डाउन करते जाना है ना। देखो ग्रोथ, ग्रोथ आपकी एनसीईआरटी में लिया गया है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसमें क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं और मास इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, नंबर क्या है, इंटरनली इंक्रीज होंगे। जब नंबर यानी सेल का डिवीजन होगा, जब सेल इंक्रीज होंगे, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये प्रोसेस किस में होगी, लिविंग में होगी। तो नंबर इंक्रीज होगा किस में होगा, लिविंग में होगा। और मास इंक्रीज होगा ये नॉन लिविंग में। मास जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, माउंटेन, जैसे बेटा ये आपका क्या है, रेत का टीला है, इसके ऊपर से रेत और जमता जा रहा है। तो इसमें एक तरीके की बेटा क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसमें ग्रोथ, मिट्टी का जमना भी क्या है, ग्रोथ है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सरफेस, सॉइल बेटा यहाँ क्या होगी, सॉइल एक्यूमुलेट हो गई है। इस बेटा रेत के टीले के ऊपर और ज्यादा सॉइल क्या है, एक्यूमुलेट हो रही है इसकी सरफेस पे। इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसको लिविंग थोड़ी कहेंगे, इसको नॉन लिविंग ही कहेंगे, हैं, क्योंकि इसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ी चल रही है। ठीक है, तो लिविंग में बेटा क्या होगा, सेल इंक्रीज होंगे, नॉन लिविंग में मास इंक्रीज होगा। तो बेटा ग्रोथ समझ में आ गया आपको। अब देखो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, इसमें भी क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया लिविंग में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो आपको ग्रोथ बेटा समझ में आ गई होगी, है ना। अगर मास बढ़ेगा तो नॉन लिविंग में, और अगर नंबर बढ़ेंगे तो ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन इसको डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन बेटा मोस्टली किसमें होता है, रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कौन, मेल और फीमेल। और क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, यानी क्या बनता है, ऑफ स्प्रिंग बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये ऑफ स्प्रिंग बेटा जरूरी नहीं है कि ये अपनी फीमेल और मेल यानी पेरेंट्स के सिमिलर हो, मोर या लेस सिमिलर, क्योंकि ये बेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से हुआ है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग बना है। तो ये क्या है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। लेकिन जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा क्या, म्यूल्स, एग्जाम्पल म्यूल्स है, स्टेराइल ह्यूमन कपल, म्यूल्स स्टेराइल ह्यूमन कपल, और क्या है, वर्कर हनी बी, वर्कर बी। ये क्या कर सकते हैं, नॉट रिप्रोड्यूस।
ये बेटा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर में बेटा नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें देखो म्यूल से स्टेराइल ह्यूमन कपल है, वर्कर भी है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बेटा नोट डाउन करते जाना है ना, आपकी न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया है तो पूछेगा तो आप इससे क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। देखो अब आपकी बारी आती है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म बेटा ओनली किस में होगा, ये याद रखना, ओनली लिविंग में। अब कॉन्शियसनेस बेटा क्या होता है, इन्वायरमेंट के प्रति अगर आप कोई सेंस कर रहे हैं, अब जैसे कि आप हैं यहाँ, ये है लिविंग और ये है नॉन लिविंग, ठीक है। बाहर से ये है राम, इसने क्या मारा, इसकी खिड़की से पत्थर मारा, ठीक है, ये बाहर है, ये आप हो रूम में, ठीक है। पत्थर मारा तो इसको, पत्थर जब तुम मारोगे लिविंग को तो इसको बेटा ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, आपको कुछ न कुछ सुनाएगा, गाली देगा, तो क्या है कॉन्शियसनेस, यानी इसको अगर कुछ भी बाहर से इसे पत्थर लगा तो ये रिप्लाई करेगा, लेकिन यहीं आपने इसको मारा तो ये कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ये रिप्लाई करेगा, यानी आप बाहर से किसी को भी, यानी यहाँ जैसे ये क्या है, सूरज है, यहाँ से लाइट पड़ रही है तो इसको बेटा क्या होगा, गर्मी लगेगी, लेकिन नॉन लिविंग को नहीं लगेगी। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस बेटा सिर्फ किस में होती है, लिविंग में। ये डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं होता है ना। अब बारी आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखो, सेल, एक सेल बेटा क्या है, जैसे तुम मान लो मेल और फीमेल, इनमें बेटा क्या होता है, फ्यूजन होता है, इनके गैमीट का और क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो से बेबी बनता है, क्या बनता है, बेबी, ठीक है। तो इसमें क्या, सेल का डिवीजन चल रहा है, एक सेल से दो सेल हुए, है ना, दो से फिर देखो फिर क्या है, डिवीजन चल रहा है। सेल डिवीजन किस में होगा, नॉन लिविंग में सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल का डिवीजन किस में होगा, सिर्फ लिविंग में होगा। अब आ जाओ मेटाबॉलिक रिएक्शन पे। मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा क्या, बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी इनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो सिर्फ किस में होती है, लिविंग में होती है, लेकिन नॉन लिविंग में भी हो सकती हैं। कब, लिविंग या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कब होंगी, जब होंगी अगर आउटसाइड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। टेस्ट ट्यूब में बेटा क्या है, टेस्ट ट्यूब में आप बाहर जो भी क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन बाहर होती हैं, जिसको बोलते हैं इन विट्रो। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन को आउटसाइड भी करवा सकते हैं, इसलिए इसको लिविंग में काउंट नहीं करेंगे, मैं डिफाइनिंग फीचर नहीं काउंट करेंगे। फीचर तो है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में भी हो जाता है। अब बाकी देखो बेटा, अब ये आपको इतने फीचर समझ में आ गए होंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो मैं आपको इसे समझा दूं। ग्रोथ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें नंबर भी इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है। नंबर इंक्रीज होगा लिविंग में और मास इंक्रीज होगा नॉन लिविंग में। आपकी एनसीईआरटी में माउंटेन और साउथ बिल्डर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि अगर
इंटरनली सेल अगर डिवाइड करते हैं तो ये नॉन लिविंग में तो नहीं करेंगे। और आउटर सरफेस पे अगर सॉइल, अभी मैंने आपको एक समझाया था, सॉइल जमा हो जाती है तो फिर भी वो एक तरीके की ग्रोथ है ना, लेकिन ये लिविंग में नहीं होती है, ओनली नॉन लिविंग में होती है। अब बारी आती है आपकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, म्यूल्स है, वर्कर बी है और स्टेराइल ह्यूमन कपल है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन बेटा बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होता है, देखो ईस्ट में होता है रिप्रोडक्शन, और इसमें ईस्ट में जो होता है बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इनको बेटा लिविंग में काउंट तो करेंगे लेकिन डिफाइनिंग फीचर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जो 100% लिविंग होंगे, 100% सिर्फ उसमें नॉन लिविंग का कोई चांस नहीं, उसको डिफाइनिंग फीचर में काउंट करेंगे। और जिसमें अगर बेटा 0.1% का भी चांस है नॉन लिविंग आ रहे हैं तो उसको डिफाइनिंग में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है वो आप आउटसाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सिर्फ बाकी ये केमिकल होंगे वो इंटरनली होंगे, और मेटाबॉलिज्म ओनली लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन आप क्या है आउटसाइड बॉडी टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं। तो क्या है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन को फीचर में तो काउंट करेंगे, डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। अब बारी आती है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर यानी हम सब बेटा ऑर्गेनाइज हैं, किससे, सेल से ऑर्गेनाइज हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल फीमेल का एक मेल का, इससे बनता जायगोट, जायगोट से बेटा एम्ब्रियो बन जाता है, ब्लास्टुला बनता है और बेबी का बर्थ होता है। फिर देखते हैं चाइल्ड बनता है, चाइल्डहुड फेज आती है, एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो बेटा क्या है, इसमें सेल का डिवीजन चल रहा है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन ओनली किस में होगी, लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन मैंने बता दिया अभी टेस्ट ट्यूब में भी हो जाती है, आउटसाइड इन विट्रो, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये क्या है आपकी डिफाइनिंग फीचर हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा, क्वेश्चन आपसे डिफाइनिंग फीचर और नॉट डिफाइनिंग फीचर में पूछ सकता है। तो डिफाइनिंग फीचर आपको मैंने बता दिए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। देखो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, क्या क्या है। तो देखो अगर हम अपने सराउंडेड देखते हैं, जैसे ये कौन हो गई, ये हो गई, किसको मान लूँ, सीता। ठीक है, तो ये लिविंग है ना,
ये अपने सराउंडेड देखेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इसको क्या क्या दिखेगा? इंसेक्ट दिखेंगे, बर्ड दिखेंगे, एनिमल, प्लांट्स, एनिमल में कुछ भी दिख सकता है, माइक्रो, वो एनिमल में टाइगर दिख गया, लॉयन दिख गया, मतलब और अदर एनिमल। ये क्या देख रही है? अपने सराउंडेड देख रही है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम सभी अपने सराउंडेड देखते हैं तो हमको बेटा अपने सराउंडेड मतलब मोस्ट ऑफ दी वैरायटी मिलती है ऑर्गेनिज्म की, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट, अलग अलग वैरायटी, डिफरेंट टाइप की वैरायटी दिखने को मिलती है अपने चारों तरफ, है ना। जैसे अगर हमने ऐसे हम हैं यहाँ पे, इतनी सी एरिया हमने आइडेंटिफाई की, इतनी एरिया में कितनी स्पीसीज हैं, फिर इतनी एरिया माना कि 5 स्पीसीज हैं, फिर हमने थोड़ी एरिया बढ़ा दी, इसमें कितनी होगी? 10 हो गई, फिर एरिया बढ़ा दी, इसमें हमें 100 मिल गई। तो क्या है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होंगी। ये आपकी एनसीईआरटी की बेटा लाइंस पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती जाएंगी। फिर अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, यानी घने जंगल में जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट, ये क्या है? आपका है जंगल, जिसमें आपको छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, हर तरीके के प्लांट देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ, ये है सीता, और सीता गई कहाँ? जंगल में। तो इसने बेटा डेंस फॉरेस्ट में गई तो इसने क्या देखी? यहाँ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब ये है, देखो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो आप क्या मिलेगी? स्पीसीज भी वहाँ पे बढ़ी हुई मिलेंगी। जितना एरिया में आप देखेंगे, यहाँ इतनी एरिया में देखा कम स्पीसीज दिखी, एरिया बढ़ाया और ज़्यादा स्पीसीज बढ़ी। फिर आप अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट घने जंगल में जाते हैं, वहाँ आप जा कर के देखते हैं तो आपको उस जंगल में डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखने को मिलेंगी। बेटा एनसीईआरटी की ये लाइंस है ना। फिर दे रखा है नॉन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज कितनी है आपकी? पॉइंट। नॉन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज, डिस्क्राइब्ड स्पीसीज नॉन एंड डिस्क्राइब स्पीसीज आपकी कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख। ये आपकी अभी तक बेटा डिस्क्राइब हो चुकी है। वो स्पीसीज है आपकी कितनी? 1.7 से 1.8 लाख। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है। अगर आप डाइवर्सिटी पे देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। प्लांट है, इंसेक्ट है, बर्ड है, माइक्रोब्स है, एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको बेटा डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखने को वहाँ मिल जाएंगी। अभी तक कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं? 1.7 से 1.8 लाख स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। बेटा नोट डाउन करते जाना है ना। अब आप देखोगे, क्या देखोगे? टैक्सोनॉमी, है ना।
टैक्सोनॉमिक स्टेप लिखोगे, टैक्सोनॉमी स्टेप। टैक्सोनॉमिक स्टेप आपके बेटा सबसे पहला कौन सा है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर लास्ट नॉमेनक्लेचर। आपके टैक्सोनॉमी में कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप, करेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। करेक्टराइजेशन में क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म की बेटा क्या करते हैं? फीचर को नोट डाउन करते हैं। किसके बेसिस पे? कि ऑर्गेनिज्म का बेटा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल कैसा है, फाइलोजेनेटिक कैसा है, तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं? फीचर को नोट डाउन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? उसकी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के बेस पे बेटा क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। किस में रख सकते हैं? किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, जीनस में, स्पीसीज में। इसमें क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं और रखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में। ठीक है। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर के बेसिस पर, है ना, कि वो कैसा दिखने में है, क्या उसके फाइलोजेनेटिक करैक्टर है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, क्या उसकी एनाटॉमी है। इसके बेसिस पे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ये पहले से क्या है? डिस्कवर है। अब बेटा नॉमेनक्लेचर की बात आते हैं तो हम क्या करते हैं? एक स्पीसीज को नेम देते हैं नॉमेनक्लेचर में। जैसे कि एक स्पीसीज के 2 नेम होते हैं। अभी आप डिटेल इसकी पढ़ाएंगे, है ना। तो टैक्सोनॉमिक स्टेप आपके हो गए करेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर उसको बेटा क्लासीफाई करते हैं कि वो कैसा है, उसके बेसिस पर नॉमेनक्लेचर करते हैं स्पीसीज का, है ना। ठीक है। अब देखो आगे, ये शॉर्ट में बता दिया। अब देखो डिटेल नॉमेनक्लेचर में। बेटा नॉमेनक्लेचर में आ जाओ। नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं? एक स्पीसीज लेते हैं। अगर हमने एक स्पीसीज ली, एक स्पीसीज के ये बेटा क्या है? रूल है, साइंटिफिक रूल है। और एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि नॉमेनक्लेचर, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। जैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे, इसे हमने ले लिया कानपुर, है ना, और ले लिया वेस्ट बंगाल। यहाँ ले लिया हमने मैंगो, यहाँ भी ले लिया मैंगो। तो शायद मैंगो को यहाँ मैंगो ही बोलते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैंगो को मैंगो ना बोलते हो। तो एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका साइंटिफिक नेम रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि
हम एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ कुछ और बोलते हैं और दूसरी कंट्री में कुछ और बोलते हैं, या फिर एक ही कंट्री में एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम से जानते हों, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, किसी भी जगह पे जाओ, जिसको बोलेंगे साइंटिफिक नेम, है ना। अब एक ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, चाहे तुम कहीं चले जाओ, इंडिया हो, पाकिस्तान, या फिर इंडिया में सिटी हो कहीं पे भी, कानपुर, या फिर वेस्ट बंगाल, कहीं पे भी चले जाओ आप, एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। इसलिए बेटा इसका साइंटिफिक नेम रखना जरूरी था। लोकल नेम से भी हम कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि लोकल नेम यहाँ वो वहाँ कुछ और, यानी अलग अलग सिटी में अलग अलग होगा और अलग अलग कंट्री में अलग अलग होगा। इसलिए क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ये क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। अब देखो ICBN और IZN, ये मेरे साइंटिफिक नेम के बेस पे प्लांट को डिवाइड किया क्या इसमें, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसको इंटरनेशनल कोड, हाँ ये देखना है बेटा, कोड फॉर और ऑफ, इसमें फॉर होगा इसमें ऑफ होगा। पुरानी एनसीईआरटी में इसमें भी फॉर दिया लेकिन वो गलत है, न्यू में ऑफ दिया गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो अब कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा बेटा, उसके क्या होंगे, पर्टिकुलर दो नेम होंगे, एक ऑर्गेनिज्म के दो नेम होंगे। इस रूल को फॉलो करते हैं बायोलॉजिस्ट, है ना। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, है ना। क्या रूल, कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है और जिसके क्या होंगे, दोनों नेम होंगे। पहला जीनस या और जेनेरिक नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज नेम। इसको बेटा क्या बायोलॉजिकल नेम और बोलते हैं, है ना। इसको बेटा जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है कि एक ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जीनस या जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखो जो बेटा जेनेरिक या जीनस या जेनेरिक सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसका अगर जेनेरिक नेम लिखेंगे तो बेटा ये स्टार्ट होगा किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट, किससे, कैपिटल लेटर, और ये स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट होगा ये स्मॉल लेटर से।
है ना। इतना समझ में आ गया, जेनेरिक नेम या जीनस और बायोलॉजिकल नेम या और देखो एक चीज, देखो जो जीनस या जेनेरिक नेम है इसको बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं। ऐसे आ जाता है कि बायोलॉजिकल नेम को जनरली बेटा किस में लिखते हैं, लैटिन में। ये लिखा जाता है लैटिन में, लेकिन होता किस में है, जैसे ये नेम है वो लैटिन में होगा, किस में होगा, लैटिन में, लैटिन में होगा, लेकिन रिटिन इन इटैलिक्स। लेकिन अगर ये लिखा जाएगा, बायोलॉजिकल या जीनस या जेनेरिक नेम होता है लैटिन में, लेकिन लिखने की बात आती है तो ये लिखा जाएगा इटैलिक्स में, है ना। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में इनकी एब्रोसिएटेड फॉर्म यानी लास्ट में क्या लिख देते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि लास्ट में लीनियस यानी साइंटिस्ट का नाम क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट में साइंटिस्ट का नाम जुड़ता है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो यानी आम। तो आम को बेटा कैसे लिखते हैं, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। एम इसमें क्या होगा, कैपिटल होगा, मैंने बताया कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका कैसे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब ये बेटा लिखा किस में है, इटैलिक्स में, लेकिन होता किस में है, लैटिन में। ऑरिजिनेट लेटर रिटेन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो अब इसकी एब्रीसिएटेड फॉर्म बेटा क्या होगी, एब्रीसिएटेड इसकी फॉर्म होगी, देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये मैंगीफेरा इंडिका और लिन, यानी कि साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ इतना से लिखा जाएगा जिसको बोलेंगे एब्रीसिएटेड फॉर्म, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो का, ठीक है, तो जेनेरिक या जीनस नेम उसी को बायोलॉजिकल नेम बोलेंगे। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये रिटिन इटैलिक्स में ये लिखा जाता है। इतना बेटा समझ में आ गया। टैक्सोनॉमी के स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। इतना समझ में आया। अब आपकी बात आ जाती है किस पे, टैक्सा या टैक्सोनॉमी। इतना समझ में आपको आ गया, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, क्या है। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, लास्ट में मैं एक बार पूरा रिवाइज करूंगी, है ना। देखो अब बहुत अच्छे इसमें कंफ्यूज होंगे, टैक्सा और टैक्सोनॉमी। टैक्सा क्या है, टैक्सा है, और टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी और टैक्सा, टैक्सा जैसे अगर तुमने एक मैमल देखा है ना, क्या देखा, मैमल्स, तो मैमल्स आप इसमें क्या देखोगे, एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर देखोगे, और क्या देखोगे, बॉडी हेयर देखोगे, अगर मैमल्स की बात आती है सबसे पहले बात आती है एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर। तो आपने देखा किसको, डॉग को देख लिया, तो डॉग क्या है, मैमल है। डंकी देख लिया,
आपने क्या देखा, डॉग देखा, मंकी देखा, तो इसके बेटा क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं। ह्यूमन के भी होते हैं, डॉग के भी होते हैं, मंकी के भी होते हैं। जो भी मैमल होगी उसके एक्सटर्नल ईयर होंगे और बॉडी पर हेयर होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। मैमल्स में ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, एक टैक्सा है। अब अगर बेटा ले लो, ह्यूमन ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, ये सब क्या है, एक टैक्सा है। अब आपने अगर पहले से कुछ देख रखा है, जैसे कि अगर आपने पहले एक एनसीईआरटी में दिया गया है आपने अगर वीट का प्लांट यानी गेहूं का प्लांट अगर पहले से देख रखा है, तो अगर कोई बात करता है कि गेहूं के प्लांट में ऐसे बाल टाइप होते हैं, मतलब तो क्या होगा, आपके माइंड में तुरंत वो इमेज फॉर्म होगी कि गेहूं के प्लांट में जो बाली टाइप निकलती है, यानी उसका जो फ्रूट रहता है उसमें सीड रहते हैं, सीड के ऊपर बेटा कुछ रुएं टाइप रहते हैं, तो आपके तुरंत माइंड में आएगा, क्योंकि आपने वो देख रखा होगा पहले से, है ना, तो आपके माइंड में आएगा, आपने देखा है तो गेहूं का ही प्लांट आएगा। अगर राइस का प्लांट आपने देख रखा है तो राइस का आएगा, गेहूं का नहीं आएगा। जिसकी बात होगी उसका प्लांट अगर आपने देख रखा है तो उसकी आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी एक। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, अगर आपने गेहूं देखा तो गेहूं की इमेज बनेगी, राइस की इमेज थोड़ी बन जाएगी। तो वही दे रखा है कि डिफरेंट, इसमें टैक्सा में बेटा बात होती है डिफरेंट लेवल के टैक्सा। जैसे क्या है, डॉग है, डॉग क्या है, टैक्सा है, मंकी क्या है, टैक्सा है, ह्यूमन क्या है, टैक्सा है। डिफरेंट लेवल के टैक्सा की बात होती है किसमें, टैक्सोनॉमी में। उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और एक सिंगल को क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। डॉग एक टैक्सा है, कैट एक टैक्सा है। अब जैसे ले लो ह्यूमन, डॉग, कैट, बीट, राइस, ये क्या है, ऑल क्या है, ये टैक्सा हैं। क्या है, टैक्सा है। ह्यूमन टैक्सा है, डॉग टैक्सा, कैट टैक्सा, बीट टैक्सा, राइट टैक्सा। और बेटा ये सब जिसमें आते हैं, इसको, इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सा, डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सा क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये क्या है, प्रोसेस है एक, क्या है, प्रोसेस है एक। क्योंकि ये ह्यूमन और ये डॉग, कैट, ये सब बेटा किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे। किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे। डिफरेंट टैक्सा किस में आ गए, मैमल्स में। तो इनको बेटा क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। अब टैक्सा और टैक्सोनॉमी से एक टैक्सा होता है जिसमें डिफरेंट टैक्सा आते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब देखो बेटा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक, जो कि बेटा किससे आया है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड सिस्टमा से। किससे आया है, अरेंजमेंट, ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक किससे आया है, लैटिन वर्ड सिस्टमा से। इसमें बेटा किसकी, सिस्टमैटिक्स में किसकी बात होती है, इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें सिस्टमैटिक्स में क्या देखे जाते हैं, इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक में बेटा आपकी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ
ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज किया गया है वो आपका किस में आता है, सिस्टमेटिक में आता है। सिस्टमेटिक आपका बेटा लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है। सिस्टमेटिक में इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात होती है। और सिस्टमेटिक बेटा क्या है, सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जो कि किसने दी थी, लीनियस ने दी थी। सिस्टमा नेचुरी लीनियस ने दी थी। कब दी थी, 1735 में दी थी सिस्टमा नेचुरी। नेचुरी किसने दी थी, लीनियस ने दी थी। कब दी थी, 1735 में। ठीक है, ये एक सिस्टमा नेचुरी एक बुक है। क्या है, सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जिसको पब्लिश किया था इन्होंने 1735 में। टैक्सा, टैक्सोनॉमी समझ में आ गई। टैक्सा, टैक्सा जैसे ह्यूमन है, डॉग है, मैमल से हर कोई क्या है, एक टैक्सा है। डिफरेंट लेवल की टैक्सा की बात होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और अब बात आती है आपकी सिस्टमेटिक, यानी जब ऑर्गेनिज्म को बेटा अरेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने अरेंज किया, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हमने बोल दिया सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक बेटा आता है लैटिन वर्ड सिस्टमा से। और सिस्टमा नेचुरी एक बुक थी इसको। अब आपका आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बेटा सिंपली क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन देखो पता है आप लोगों को भी कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है। स्टेप केवल एक का ही नहीं क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं ना। तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या सबसे पहले होता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन is not a single step process. It involve hierarchy of step. Hierarchy of स्टेप्स। इसमें बेटा क्या है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब देखो इधर साइड से लिख देते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अगर आप बेटा किंगडम से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बेटा क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन होने के लिए कोई सिंगल स्पीसीज का तो क्लासिफिकेशन होगा नहीं। क्लासिफिकेशन कई स्टेप में किया जाता है जो कि आपके सामने लिखे गए हैं 7, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर किंगडम से आप स्पीसीज की तरफ आओगे तो बेटा क्या सिमिलरिटी इंक्रीज होगी। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होगी, सिमिलरिटी आपकी इंक्रीज होंगी। और अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो क्या होंगी आपकी सिमिलरिटी आपकी डिक्रीज होगी। इतना समझ में आ गया बेटा। इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप इन्वॉल्व है बेटा, सॉरी
टेक्सोनोमिक कैटेगरी में हायरार्की ऑफ स्टेप बेटा इन्वॉल्व होते हैं। और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर 7 दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर आप स्पीसीज की तरफ आते हैं तो आपकी सिमिलरिटी बढ़ती है, और अगर आप किंगडम की तरफ जाते हो तो आपकी सिमिलरिटी कम होती है। ये बेटा ऑर्डर याद रखना है ना, क्योंकि इस पे भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं एमसीक्यू, है ना। तो देखो, सबसे पहले देखो स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज है बेटा आपकी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसमें बेटा इन्वॉल्व होते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब देखो स्पीसीज में जैसे आपका आ गया, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठा रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना, और आपका आ गया पैंथेरा लियो। हमने आपको बताया था बेटा सबसे पहले ये आपका है, सबसे पहले आता है जीनस, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट। पैंथेरा आपका और लियो, सबसे पहले जीनस और फिर आपका स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो इसमें बेटा क्या है, ये है आपकी जीनस और ये आपकी इंडिका, ट्यूबरोसम, और लियो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखो कहने का मतलब ये है कि बेटा एक जेनेरा के यानी एक जीनस के एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, यानी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। एक जीनस के मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। बेटा एक जेनेरा में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ाएंगे आगे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ना। तो स्पीसीज में बेटा क्या, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, यानी एक जैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म लिया, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये है दूसरा ऑर्गेनिज्म, इनको बेटा क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेस पे, बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। किस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर के बेस पे क्या करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ये आपकी डेफिनेशन होगी। स्पीसीज में सबसे पहले स्पीसीज है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। इसमें एक स्पीसीज को यानी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेटा डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेसिस पे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बेस पे। अब देखो स्पीसीज में रखेंगे, मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीसीज है, सोलेनम क्या है, जीनस है, ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज है, ठीक है, पैंथेरा क्या है, जीनस, लियो क्या, स्पीसीज। और एक जेनेरा की एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है।
अब आपका आता है जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस। अब क्या आएगा आपका? जीनस। जीनस क्या है बेटा? रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप। ठीक है। अब जीनस में बेटा देखो क्या क्या रखते हैं। जीनस में पोटैटो, पोटैटो और आपका रख ले बेटा पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है। तो जीनस, जीनस आ गया आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये आपका सेम हो गया पैंथेरा। पैंथेरा लियो आपका है लॉइन, पैंथेरा पार्डस है आपका पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस है आपका टाइगर। ये क्या हो गया? सेम जीनस हो गया, एक जीनस। यानी आपका पोटैटो और ब्रिंजल दोनों क्या है? आपकी स्पीसीज हैं। ये क्या है? आपकी स्पीसीज हैं जो कि किस में रखेंगी? जीनस सोलेनम के अंदर। पैंथेरा लियो, पार्डस और टिग्रिस। लियो मतलब लॉइन, पार्डस मतलब पार्डस, टाइगर मतलब टाइगर, टिग्रिस, इनको किस में रखा गया है? पैंथेरा में। पैंथेरा क्या है? जीनस है। तो इसमें रखे गए हैं रिलेटेड स्पीसीज को। कहाँ रखा गया है? जीनस में। कहाँ रखा गया है? जीनस में रखा गया है। तो बेटा इतना समझ में आ गया। मैं आपको भी देखो शॉर्ट में इतना समझा दे रही कि आप इससे क्वेश्चन बना पाओगे नीट में। ठीक है। स्पीसीज के बाद आ गया आपका जीनस। अब जीनस के बाद आपका क्या आएगा? फैमिली। अब फैमिली देखो अभी मैंने आपको समझाया था फैमिली। अब बताओ फैमिली कैसे लिखें? फैमिली, फैमिली में आएगी आपकी रिलेटेड जीनस, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। बेटा फैमिली को हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं? फैमिली को हम डिवाइड करते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे। इसमें वेजिटेटिव में और रिप्रोडक्टिव के बेसिस में फैमिली को क्यों डिवाइड करते हैं? फैमिली में आपके आएंगे, अभी मैंने बताया स्पीसीज। स्पीसीज में आते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। जीनस में रिलेटेड स्पीसीज को रखा गया है और फैमिली में रिलेटेड जीनस को रखा गया। फैमिली को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है फैमिली को। प्लांट में 3 डिफरेंट जेनेरा आएंगे, सोलेनम, पिटूनिया और ड्यूटेरा, जो कि सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। सोलेनम, पिटूनिया, ड्यूटेरा सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। एनिमल के बेस पे जीनस पैंथेरा, पैंथेरा अभी मैंने बताया था लॉइन, टाइगर और लियोपार्ड, ये तीनों किस में आते हैं? पैंथेरा। जीनस पैंथेरा में लॉइन, टाइगर और लियोपार्ड। और देखो फैलिडी और कैनिडी, कैनिडेई और फैलिडेई, फैलिडेई। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज होगे, फैलिडेई और कैनिडेई। कैनिडेई देखो ये एक इसमें से कैट की है और एक है डॉग की। तो देखो कैनिडेई जो फैमिली है वो किसकी है? डॉग की। और फैलिडेई वो किसकी है? कैट की। दोनों का क्या है? जीनस इसमें क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है।
अब याद कैसे रखें, देखो ये पूछ लेते हैं कैनिडेई और फेलिडेई। देखो जो कैनिडेई तुम्हें लगेगा ये कैट की है, लेकिन जो लगेगा वो होता नहीं, जो लगता है वो होता नहीं है, जो लगता है वो नहीं होता है। तो कैनिडेई होगी डॉग की, फेलिडेई होगी कैट की। डिफरेंट जीनस होंगे। अभी तक मैंने आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली बता दी है। अब बारी आती है ऑर्डर की, है ना। देखो अब बारी आती है आपकी ऑर्डर की। ऑर्डर में आपके रखे गए हैं, अभी मैंने बताया था स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। जीनस में रिलेटेड स्पीसीज को, फैमिली में रिलेटेड जीनस को, ऑर्डर में रिलेटेड फैमिली को। तो ऑर्डर में क्या रिलेटेड फैमिली रखी गई है ना, तो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ये याद रखना ये ऑर्डर है वो मेनली किस पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पर, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। फैमिली कॉन्यूबोलेशियाई और सोलिनेशियाई किस में आती है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। कॉन्यूबोलेशियाई और सोलिनेशियाई फैमिली इन, देखो मैंने आपको रिलेटेड स्पीसीज रखी जाएंगी किसमें, जीनस में। तो ऑर्डर में क्या रखी है, रिलेटेड फैमिली। तो रिलेटेड फैमिली कॉन्यूबुलेसी, सोलिनेसी को रखा गया है पॉलीमोनियल्स में। और फेलिडेई और कैनिडेई दोनों क्या हैं, कैनिडेई है डॉग की फैमिली, फेलिडेई है कैट की फैमिली। दोनों किस में आती हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्लास, क्लास की बारी आती। क्लास है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, क्लास एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास में आपके टाइगर, कैट और डॉग, डॉग और कैट की क्या है, फैमिली डिफरेंट है। टाइगर की क्या है फैमिली, इसकी भी फैमिली डिफरेंट है। तो ऑर्डर क्या है इसका, सेम है, कार्निवोरा। कैट, डॉग, टाइगर है, लॉयन है, पार्डस है, इन सब का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। ये सब किस में आएंगे बेटा, ऑर्डर इसका कार्निवोरा और क्लास इसका मैमेलिया। किस में आएंगे, मैमेलिया में। ठीक है, क्लास क्या है, मैमेलिया। अब देखो आपकी बारी आती है फाइलम की। फाइलम में बेटा मोस्टली सारे एनिमल किस में आ जाते हैं, फाइलम में। देखो फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, विद मैमल्स यानी सारे मैमल्स। और मैमल्स में बेटा मोस्टली यानी मोस्टली जो करेक्टर रहता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट करेक्टर, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें, नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम और नोटोकॉर्ड, ये दोनों किस में होती हैं, मैमल्स में होती। मैमल्स का बेटा जो मैमेलिया वर्ग है यानी मैमल्स में इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है नोटोकॉर्ड और हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो किस में होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। फाइलम में सारे एम्फीबिया आ जाते हैं, बर्ड और फिशेस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। और अब बारी आती है किंगडम की। किंगडम में बेटा सारे फाइला यानी फाइला में तो सारे ही मैमल्स यानी एनिमल आ जाते हैं। ऑल एनिमल बिलोंग टू द फाइला, यानी किससे फाइला करते हैं, वेरियस फाइला। ऑल एनिमल बिलोंग टू द वेरियस फाइला, जितने भी एनिमल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वेरियस फाइला से बिलोंग करते हैं। अब आपको मैंने बताया था ऊपर आप जैसे जाओगे सिमिलरिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी किंगडम की तरफ। तो देखो नोट में लिख रखा, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी। आप जैसे ही बेटा स्पीसीज से किंगडम यानी हायर कैटेगरी की ओर जाएंगे, डिफिकल्टी आपकी बढ़ती जाएंगी, जिससे आप क्या करेंगे, रिलेशन, स्पीसीज के बीच रिलेशन निकालना आपको क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर स्पीसीज, अदर टेक्स्टा एट द सेम लेवल। टेक्सा और सेम लेवल के टेक्स्टा के बीच आप रिलेशनशिप निकालना आपको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो अब पूरा समझ लो एक बार, है ना। आपकी बेटा टेक्सोनोमिक कैटेगरी दी गई है, कितनी है ऑब्लिगेट कैटेगरी आपकी, 7 है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज, अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो आपकी सिमिलरिटी इंक्रीज होंगी, स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाएंगे तो आपकी सिमिलरिटी डिक्रीज होंगी। हायर कैटेगरी की ओर आप जाएंगे तो आपकी बेटा डिफ़िकल्टी
बढ़ेगी, आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे सेम टैक्सा का, मतलब डिफरेंट टैक्सा का सेम लेवल पर। ओके, ये समझ में आ गया बेटा? देखो समझ में तो आ गया हो, मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। इससे आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन बना पाओगे। अब देखो एनसीईआरटी की एक टेबल दी गई है जो हर किसी की एनसीईआरटी में होगी। देखो ये टेबल देख लो एक बार बेटा, लिखने का कोई मतलब नहीं बनते। देखो ये टेबल क्या है, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है जो इस टेबल में है। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम या डिवीजन, फाइलम बेटा एनिमल के लिए यूज होता है और डिवीजन यूज होता है प्लांट के लिए, ये समझ लो। मेन का बेटा बायोलॉजिकल नेम, मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल नेम या फिर जीनस क्या होता है, सेम होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको लेक्चर पूरा देखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम या फिर जीनस, तो मेन का बेटा बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, और जीनस क्या है, होमो। बायोलॉजिकल नेम यानी पूरा नेम लिखा है इसका। उसके बाद आप देखेंगे जीनस और स्पीसीज में डिवाइड किया गया था। एक ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसी को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो एक स्पीसीज को दो में बांटते हैं, किसमें, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट में। तो देखो मेन है, मेन का होमो सेपियंस, होमो इसका जीनस है, आगे का क्या रहता था, जीनस, और पीछे का स्पीसीज। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस हुआ। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, आपको ये तो बता ही चुके थे, मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज। बीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस है, एस्टिवम इसकी स्पीसीज है। अब फैमिली देख लो, मेन की फैमिली है होमिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया। सारे बेटा जो मेमल है वो किस में आते हैं, क्लास मेमेलिया में, ऑर्डर प्राइमेटा में, फाइलम कॉर्डेटा में। ऐसे ही हाउस फ्लाई, फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का देख लो, मैंगो का बेटा मैंगीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी फैमिली, स्पेंडिलसी ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनस क्लास है, एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। बीट का टिटिकम जीनस है, पोएसियाई फैमिली है, पोइल्स ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडनस क्लास है, और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। अब देखो इतना आपको समझ में बेटा आ गया होगा। अब देखो मैं आपको एक बार थोड़ी ऐसी रिवीजन करवा देती हूँ। आपने ये चैप्टर क्या पढ़ा है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको सबसे पहले दिए गए हैं दो क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जिसका क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी नहीं देती है। फिर सेकंड आता है आपका व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग क्या है, लिविंग को आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, है ना। तो लिविंग के बेटा एनसीईआरटी में दो टाइप के फीचर दे रखे हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर आपके वो होते हैं जो 100% प्योर होते हैं, यानी कि जिसमें नॉन लिविंग को नहीं रखा गया है, ओनली लिविंग को रखा गया है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होते हैं इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। सबसे पहला आपका है ग्रोथ। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन। अब देखो ग्रोथ, ग्रोथ बेटा क्या होता है, ग्रोथ आपकी एक सेल का नंबर इंक्रीज होता है और एक आपका मास इंक्रीज होता है। मास आपका इंक्रीज होता है नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में क्यों, क्योंकि इसमें आपके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक माउंटेन का, एक सॉइल बुंडर का, एक यानी रेत के टीले का। रेत के टीला अगर इतना बड़ा है, इस पे और रेत जमा होगी तो क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, जो कि कोई लिविंग प्रोसेस नहीं चल रही है, रेत इकट्ठा हो रहा है, यानी कि वेट बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ हो रही है। अब सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का नंबर आपका इंटरनली इंक्रीज होगा, एक सेल डिवाइड करके दो बना दिए, 2 से 4
यानी एक सिंगल जायगोट से एक बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, ये आप सबको पता है। तो ये भी क्या है, एक ग्रोथ है जो कि इंटरनली होती है और लिविंग में होती है। तो ग्रोथ बेटा नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का फीचर है, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखेंगे, ओनली इसको बेटा किस में रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब बारी आती है आपकी, और देखो एक है ग्रोथ। ग्रोथ आपकी प्लांट एनिमल दोनों में होती है। प्लांट में आपकी क्या थ्रू आउट लाइफ होती है, लेकिन एनिमल में कुछ एज के बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद मेल और फीमेल फॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब क्लियरली मैंने मोर सिमिलर और लेस सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। बिल्कुल सिमिलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल में नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स और म्यूल्स, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है देखो रिप्रोडक्शन में हो गया, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो इसको डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखेंगे, है ना। और रिप्रोडक्शन आपका ईस्ट में रिप्रोडक्शन किससे होता है, बडिंग से होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जो है वो नहीं भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। अब बारी किसकी आ जाती है, अब बारी आती है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन की। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, अब आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन तो मैम होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, बॉडी के अंदर होती हैं, हम सभी में केमिकल रिएक्शन होती है, हम सभी में अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही है। बट केमिकल रिएक्शन को हम आउटर बॉडी यानी इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे डिफाइनिंग फीचर में, क्योंकि इसको आउटसाइड बॉडी भी करवाया जा सकता है टेस्ट ट्यूब में, जिससे बेटा टेस्ट ट्यूब के थ्रू भी बेबी फॉर्म होते हैं ना, बेबी बनते हैं ना, तो इसको आउटसाइड बॉडी करवा सकते हैं, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में काउंट नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर में काउंट करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को आउटर ये हो ही नहीं सकती, ये इनर प्रोसेस है, यानी ओनली लिविंग में ही होगी। अब बारी आती है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। आप सबको पता है एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जायगोट से बेटा क्या बनता है, एम्ब्रियो से ब्लास्टुला से ऑफस्प्रिंग यानी बेबी की फॉर्मेशन होती है। तो हम सब किससे बने से सेल से ऑर्गेनाइज है, पूरे सारे एनिमल किससे ऑर्गेनाइज है, प्लांट किससे ऑर्गेनाइज, सेल से ऑर्गेनाइज है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया आपका, डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब बारी आती है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस यानी कि हम कितने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हैं, हमारे ऊपर लाइट पड़ रही, हम उसका रिफ्लेक्ट करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि हम लिविंग हैं। यहीं पे रख दो इस मार्कर को, इसके ऊपर लाइट पड़े, इसको कोई डंडा मारे, ये रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग। कॉन्शियसनेस यानी कि कांस्टेंट कौन रहेगा, ओनली लिविंग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया और डिफाइनिंग फीचर भी हो गया। ओके, अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली है आपका ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन को ही पता है मैं कौन हूँ। बंदर या गधे या फिर भैंस या गाय को तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, हालांकि वो लिविंग है, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप उसको कुछ मारोगे या उसको धूप लगेगी हाँ, तो उसको भी लगेगा कि हाँ मुझे कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। उसको तुम जो खिला दो खा लेगी, जहाँ बांध दो वहाँ बन जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। और ह्यूमन क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियस, ओनली ह्यूमन होता है सेल्फ कॉन्शियस। अब आपकी बारी, पार्ट लिविंग क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें डिफाइनिंग फीचर आपके कौन कौन से हो गए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीन क्या हो गए, डिफाइनिंग फीचर हो गए। बाकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए लिविंग के। अब बारी आती है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी बेटा लिविंग वर्ल्ड यानी ये सारा कैसा है, जीवित संसार है, पूरा संसार जहाँ पे सारे लिविंग रह रहे हैं। अब बेटा लिविंग वर्ल्ड
डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में। तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको देखने को प्लांट है, एनिमल, प्लांट मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड। अगर एरिया बढ़ाते हैं तो क्या एरिया बढ़ाने पर जैसे इतनी एरिया में कुछ मतलब इतनी एरिया, उस एरिया मतलब इतना एरिया लिया तो इसमें थोड़े कम ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे ही एरिया और बढ़ेगी आपको और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। तो एरिया इंक्रीज करने से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। फिर आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। अब आपका दिया गया है अभी तक कितनी स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। अब आपका दे रखा है टैक्सोनॉमिक, नहीं सिस्टमैटिक दे रखा है एनसीईआरटी में। सिस्टमैटिक आपका बेटा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट को सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक में बेटा आपकी बात होती है इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। सिस्टमैटिक जो है वो आया है लैटिन वर्ड सिस्टमा से। सिस्टमा नेचुरली बेटा दी एक बुक है जो कि लीनियस ने दी थी। कब पब्लिश की थी, 1735 में लीनियस ने पब्लिश की थी सिस्टमा नेचुरली। अब आपकी बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। तो देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पहले बेटा एक बार टैक्सोनॉमिक के स्टेप देख लो कौन कौन से हैं, इसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला आपका है क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन। फिर आपका कौन सा है, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये आपके 4 स्टेप हो गए। आपका एनसीईआरटी में दिया गया है नोमेनक्लेचर में आप अगर किसी को नेम देंगे तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, इसको ऑल बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम। तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। सबसे पहले अगर एक ऑर्गेनिज्म को मतलब एक स्पीसीज को लिखते हैं, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। तो अगर उसको एक ऑर्गेनिज्म के दो नेम होंगे, जीनस और स्पीसीज। जीनस बेटा वो है जिसमें सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक एपिथेट आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये बेटा रिटन यानी लिखे जाएंगे किसमें, इटैलिक्स में। और ये बेटा होते किसमें है, लैटिन में, लिखे किसमें जाते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है, एब्रिसिएटेड फॉर्म इसकी बेटा ये होती है कि इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं, राइटर का नाम लिखते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन ही लिखेंगे, पूरा लीनियस नहीं लिखेंगे, इसको एब्रिसिएटेड फॉर्म बोलते हैं। अब आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसमें कि आपकी 7 दी गई हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी इंक्रीज होंगी, स्पीसीज से आपका किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज होंगी। ठीक है, अब बेटा मेरे को तो देखो उम्मीद है मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से है। इसको आप दो तीन बार नहीं, आप इसको 2x या फिर 1.7x पे तेज करके देख लेना बेटा लेक्चर को, तो आपको समझ में आ पाएगा, आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, और कमेंट में बेटा जरूर बताना कि देखो कैसा लगा आपको, है ना। अगर समझ में आया हो तो बता देना कि समझ में आया। अगर कहीं पे बेटा कोई दिक्कत लग रही हो वो भी बताना, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन की दिक्कत हो, अभी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, वैसे आप अगर बताएंगे कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगी बच्चे, है ना। ठीक है बेटा, तो आपका फर्स्ट लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया, है ना। अब का आपका आएगा सेकेंड लेक्चर।
ठीक है। 32 आपके चैप्टर हैं। 30 मैं कोशिश करूँगी 32 से कम डे में ही आपका कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस। फाइनल रिवीजन है नीट का बेटा। ये आप अगर एक बार पूरा कर लेंगे ना तो श्योर आप पता क्वेश्चन बना पाएंगे नीट में, ठीक है। तो बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो कमेंट करना बेटा, बताना ज़रूर कि मतलब कैसा लगा आपको, है ना। क्योंकि आप समझ रहे हो टीचर के लिए पढ़ा के मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है।